हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सत्रिया नृत्य जो है ये किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए, सत्रिया नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सत्रिया नृत्य की जो उत्पत्ति है ना, ये आपके असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों से हुआ है और इसे जो आपका 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंता शंकर देव के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सत्रिया नृत्य को जो है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो है ये कब प्रदान किया गया था। तो देखिए, संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा वर्ष 2000 ईस्वी में जो है सत्रिया नृत्य को जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो वो प्रदान किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सत्रिया नृत्य के अगर प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु घनकांत बोरा, मानिक बारबियन, इसके अलावा भावानंद बारबियन, मानीराम दत्ता, डॉक्टर भूपेन हजारिका, सरोदी सैकिया, इंदिरा पीपी बोरा, अनीता शर्मा और अन्वेषा महंत, इन सभी कलाकारों का जो संबंध है ना ये आपके सत्रिया नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, भारत के वर्तमान और 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये कौन है। तो देखिए, भारत के वर्तमान और 25वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना ये आपके राजीव कुमार है। तो राजीव कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले राजीव कुमार जो ये किसका स्थान लिए है, यानी भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ये आपके सुशील चंद्रा थे। वहीं अगर पहले के बारे में पूछा जाए तो देखिए, भारत के जो पहले आपके मुख्य चुनाव आयुक्त थे ना ये आपके सुकुमार सेन थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किया जाता है और इनका कार्यकाल जो वो क्या होता है। तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है ना ये आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अक्टूबर 2024 तक दिल्ली के प्रधानमंत्री जो है ये कौन थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद जो है अक्टूबर 2024 तक दिल्ली के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे ना ये आतिशी मार्लेना को जो वो बनाया गया था। तो आतिशी मार्लेना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका 2025 में आपका जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें आपके बीजेपी की जो सरकार है ना ये टोटल 70 सीटों में से 48 सीट जीतकर जो है बीजेपी की सरकार जो वो बनी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर बात कर ले आम आदमी पार्टी को 2025 में जो है ये आपका कितने सीटों पर जो है ये आपके विजयी हुए हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी को जो है आपका टोटल 22 सीटों पर ही जो है ये आपके जो वो विजयी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को जो है किस वर्ष में जो है पद्म विभूषण से जो ये सम्मानित किया गया था। तो देखिए, सोनल मानसिंह की बात कर ले तो ये जो आपका भरतनाट्यम तथा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और इन्हें वर्ष 2003 में जो है ये आपका पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो 2003 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोनल मानसिंह को जो है ये आपका 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोनल मानसिंह जो है ये आपका पद्म भूषण और पद्म विभूषण पाने वाली जो है सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता भी है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दक्षिण भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर वाला जो है राज्य कौन सा है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका केरल, सेकंड ऑप्शन आपका तमिलनाडु दिया गया था, थर्ड ऑप्शन आपका कर्नाटक और फोर्थ ऑप्शन जो है आपका आंध्र प्रदेश दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार दक्षिण भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका आंध्र प्रदेश रहा था। आंध्र प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है ना यानी
साक्षरता दर जो है ना ये आपका 67.02% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 74.88% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ना ये आपका 59.15% रहा था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और ओवरऑल आंध्र प्रदेश का जो लिटरेसी रेट में कौन सा स्थान रहा था तो ये आपका 31वें पायदान पे रहा था। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा था तो ये आपका केरल राज्य रहा था। वहीं अगर बात कर ले भारत का साक्षरता दर क्या रहा था तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिटरेसी रेट है ना ये आपका 74.04% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 82.14% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ना ये आपका 65.46% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संविधान का 74वां जो संशोधन है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए 74वां संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये आपका 1993 में जो ये आपका लागू किया गया था और ये जो आपका अधिनियम है ना ये आपके शहरी स्थानीय सरकार की प्रणाली को जो है संवैधानिक रूप देने के लिए जो इसे पारित जो वो किया गया था और इसे जो आपका नगर पालिकाओं के रूप में भी जो वो जाना जाता है। यानी ये जो आपका 74वां जो संविधान संशोधन है ये आपके शहरी स्थानीय सरकार की प्रणाली से संबंधित है या फिर नगर पालिका से जो ये आपका संबंधित है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात कर ले तो ये आपका 1993 में इसे लागू किया गया था और ये जो आपके पंचायतों के चुनाव से जुड़े प्रावधान से जो ये आपका संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि निम्न में से किस अनुच्छेद में आपका ये कहा गया है कि राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से भी जो वो बचाना चाहिए। तो देखिए ये प्रश्न मैं आपको बता दूं कि ये आपका रिपीटेड प्रश्न है और आज आपके लगभग 10 प्रश्न जो है प्रीवियस शिफ्टों से जो वो आपके रिपीट हुए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 46 में आपका ये कहा गया है कि राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से भी जो वो बचाना चाहिए। तो ये आपका अनुच्छेद 46 में जो वो कहा गया है। तो अनुच्छेद 46 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो आपका अनुच्छेद 29 और 30 है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी ये जो आपके किस खेल से संबंधित है। तो देखिए भक्ति प्रदीप कुलकर्णी की बात कर ले तो ये जो आपके एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। तो शतरंज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किस राज्य से आपके बिलोंग करते हैं तो ये आपके गोवा भारत से जो ये बिलोंग करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनके 2022 में जो है शतरंज में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है इन्हें 2022 में अर्जुन पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना पर जो है किस पर जो आपका ध्यान जो वो केंद्रित किया गया था। तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ना ये आपका 1974 से 78 तक रहा था और इसमें आपके रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जो ये आपका जोर जो वो दिया गया था। और इसी योजना में जो है कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर भी जो आपका ध्यान जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन में आपका गरीबी उन्मूलन जो वो दिया गया था। तो गरीबी उन्मूलन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है आपके MNP यानी न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम जो ये आपका शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसी पंचवर्षीय योजना में जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली भी जो ये आपका शुरू किया गया था। इसके अलावा बात कर ले 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर जो ये क्या रखा गया था। तो ये आपका 4.4% रखा गया था और जो वास्तविक विकास जो आपका तय हुआ था ना ये आपका 4.8% हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ओशियन एग्जिस्टेड बिफोर द इंडियन ओशन फ्रॉम अबाउट 250 to 50 मिलियन ईयर्स एगो। यानी वह महासागर जो हिंद महासागर से पहले जो ये आपका अस्तित्व में था और लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष जो ये आपका पहले था। तो देखिए ये जो आपका महासागर है ना ये आपका टेथिस महासागर है। टेथिस महासागर जो कि आपका हिंद महासागर से पहले अस्तित्व में था और लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष जो ये आपका पहले था। तो टेथिस महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि साल 2023 के जो आपका एशियाई खेल का जो 19वां संस्करण हुआ था ना, इसके उद्घाटन समारोह में जो है भारत के ध्वजवाहक जो ये कौन रहे थे। तो देखिए 19वें संस्करण के एशियाई खेलों में उद्घाटन समारोह में जो आपके भारत के ध्वजवाहक है ना, ये आपके हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन रही थी। तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये तो हो गया आपका उद्घाटन समारोह के बारे में। अगर पूछा जाए कि 2023 के एशियाई खेलों में जो है आपके समापन समारोह के भारत के ध्वजवाहक कौन रहे थे, तो देखिए समापन समारोह के जो भारत के ध्वजवाहक है ना, ये आपके PR श्रीजेश रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2023 के एशियाई खेलों में जो है भारत के द्वारा आपका टोटल 107 पदक जो वो जीता गया था, जिसमें 28 जो ये आपका गोल्ड मेडल, 38 जो ये आपका सिल्वर मेडल और 41 जो ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीता गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि 2023 के पैरा एशियाई खेलों में, पैरा एशियाई खेलों जब आपसे पूछा जाए ना, तो इसमें जो आपका भारत जो है ये आपका 5वें पायदान पे रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सिर्फ एशियाई खेल अगर रहे तो देखिए 2023 के एशियाई खेल में भारत जो है ये आपका 4थे पायदान पे रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि विच रिवर इज नॉट मेंशन इन ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद में जो है किस नदी का उल्लेख जो वो नहीं किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में नर्मदा, महानदी, तापी, पेरियार और कृष्णा जैसी नदियों का उल्लेख जो वो नहीं किया गया है। तो ऑप्शन में आपका कृष्णा नदी जो वो दिया गया था, तो कृष्णा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में जो है आपके करीब 25 नदियों का जिक्र जो वो किया गया है, और इनमें सबसे ज़्यादा बार जो जिक्र मिलता है ना, ये आपके सिंधु नदी का जिक्र जो वो मिलता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ऋग्वेद में कुछ और नदियों का कौन कौन से नदी का उल्लेख किया गया है, तो देखिए व्यास, सतलज, सरस्वती, सिंधु, इसके अलावा जानवी, इसके अलावा गंगा नदियों का जो उल्लेख है ना, वो आपका ऋग्वेद में जो वो किया गया है। इसके अलावा ऋग्वेद में सरस्वती नदी का जो जिक्र है ना, ये आपके अनवती या फिर उदकवती के रूप में जो है ये आपका मिलता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख है ना, ये मात्र आपका एक बार जो वो किया गया है। और यहाँ से प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा भी गया था, ऋग्वेद में यमुना नदी का जो उल्लेख है ना, ये आपका 3 बार जो वो किया गया है। और ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी जो है ये आपका सरस्वती नदी जो वो माना गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट वाज द कॉमन थिंग्स इन ऑल 5 ईयर प्लान्स, यानी सभी पंचवर्षीय योजना में जो है सामान्य चीज़ क्या रहा था, यानी सभी पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के सभी पंचवर्षीय योजना में जो आम बात रहा था ना, कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर, उत्पादन बढ़ाकर और उच्च राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए संसाधनों का जो है उचित आवंटन करके नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना था। इसके अलावा योजनाबद्ध आर्थिक विकास के माध्यम से जो है जीवन की बेहतर गुणवत्ता का जो है लक्ष्य अनिवार्य रूप से जो है आपका सभी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो वो रखा गया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु कंडक्ट्स म्यूनिसिपल एंड पंचायत इलेक्शन। शायद आपका 74वां संविधान संशोधन नहीं पूछा गया था, प्रश्न आपसे यही पूछा गया था कि हु कंडक्ट्स म्यूनिसिपल एंड पंचायत इलेक्शंस, यानी नगर पालिका और पंचायत चुनाव जो है ये किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो देखिए नगर पालिका और पंचायत जो चुनाव है ना, ये आपके राज्य चुनाव आयोग के द्वारा जो ये आपके आयोजित किए जाते हैं। तो राज्य चुनाव आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक के जो लेखक है ना, ये आपके ज्योतिराव गोविंद राय फूले हैं। तो ज्योतिराव गोविंद राय फूले आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके ज्योतिराव फूले के द्वारा ही जो है 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट इज नन एज, यानी नमक की एक सूत्र इकाई में निहित पानी के अणुओं के निश्चित संख्या को जो ये क्या कहा जाता है। तो देखिए इनके निश्चित अणुओं की संख्या को जो है ये आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो वो कहा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने प्रश्न ये बताया कि किसी रिएक्शन में जल अगर कांस्टेंट है तो उसे जो है क्या कहते हैं। तो देखिए किसी रिएक्शन में जल अगर कांस्टेंट है ना, तो इसे जो आपका क्रिस्टलाइन जल जो वो कहा जाता है। तो क्रिस्टलाइन जल आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा अगर क्रिस्टलाइन जल की बात कर ले तो ये जो आपका किसी पदार्थ में मौजूद जल की कुल मात्रा होती है और ये मात्रा जो ये आपका निश्चित अनुपात में होता है, इसे जो आपका क्रिस्टलाइन जल जो वो कहा जाता है। तो इन दोनों में से आपका जो भी प्रश्न, शायद यही प्रश्न आपसे पूछा गया था, इसलिए क्रिस्टलाइन जल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन असम इज, यानी असम में फसल कटाई के समय कौन सा त्यौहार जो ये आपका मनाया जाता है। तो देखिए असम में फसल कटाई के दौरान जो है ये आपका माघ बिहू, जिसे जो आपका भोगाली बिहू जो है वो कहा जाता है और यही जो आपका मनाया जाता है। तो माघ बिहू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता भी है कि माघ बिहू को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है और ये जो आपके फसल के मौसम के अंत का जो वो प्रतीक माना जाता है और ये जो आपका जनवरी महीने में जो वो मनाया जाता है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि आपके असम में कितने प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं। तो देखिए असम में जो है आपके 3 प्रकार के बिहू जो वो मनाए जाते हैं और वो 3 प्रकार के बिहू कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला आपका बोहाग बिहू है और ये जो आपका बोहाग बिहू है ना, ये आपके बैसाख यानी मध्य अप्रैल में जो वो मनाया जाता है और इसे जो आपका असमिया नववर्ष का प्रतीक भी जो वो माना जाता है। और ये जो बिहू है ना, ये अच्छी फसल की कामना के लिए जो वो मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि असमिया नववर्ष के प्रतीक के रूप में किस बिहू को मनाया जाता है, तो ये आपके बोहाग बिहू को जो वो मनाया जाता है। अगर नेक्स्ट बात कर ले माघ बिहू के बारे में, तो ये जो आपका बिहू है ना, ये आपका मध्य जनवरी में जो ये आपका मनाया जाता है और ये जो आपके अनाज के कटाई के मौसम का प्रतीक जो वो माना जाता है। इसके अलावा अगर काटी बिहू की बात कर ले तो देखिए ये जो बिहू है ना, ये आपके कार्तिक यानी मध्य अक्टूबर में जो इसे मनाया जाता है और इसे काटी बिहू को जो है ये आपका कोगाली बिहू भी कहा जाता है और ये जो आपका फसल के मौसम के जश्न मनाने का जो ये त्यौहार जो वो माना जाता है। तो इन तीनों में से जो भी बिहू आपका पूछा गया होगा मैंने आपको जो है यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जो वो जाना जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ना, ये आपका MgOH2 होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है ये कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए पेंट के एसिड को जो है बेअसर करने के लिए एंटासिड के रूप में जो है इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। इसके अलावा रेचक के रूप में भी जो वो किया जाता है। इसके अलावा अपच और सीने में जलन को में आराम दिलाने के लिए भी किया जाता है। कब्ज में आराम दिलाने के लिए भी जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो वो किया जाता है। दवा में pH संयोजक के रूप में भी इसका इस्तेमाल जो वो किया जाता है और मामूली त्वचा की जलन को शांत करने में मदद करने के लिए भी जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फिल्म क्वीन का जो गाना है ना, लंदन ठुमकदा, ये जो गाने के सिंगर है ना, ये कौन है। तो देखिए लंदन ठुमकदा गाने के सिंगर की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका नेहा कक्कड़ है। तो नेहा कक्कड़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका इकोनॉमिक्स से आता है कि किसी को बाजार में सामान खरीदने की भावना कहाँ से आती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बाजार में सामान खरीदने की जो भावना है ना, ये आपके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को जो है भौतिक रूप से ब्राउज करने पर आता है, जैसे कि विकल्पों की तुलना करने से आता है। इसके अलावा विक्रेताओं के साथ बातचीत करने और अंततः अपनी ज़रूरत या फिर इच्छित चीज़ खरीदने के विकल्प चुनने से आता है। इसके अलावा अवसर संतुष्टि की भावना और एक अच्छा सौदा खोजने के उत्साह के साथ भी जो ये आपका आता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सभी 20 प्रश्नों को जो है मैंने जीके जीएस का जो वो बता दिया है। अब हम लोग जो है हिंदी के प्रश्नों को जो वो देख लेते हैं। तो देखिए हिंदी में जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ जो वो पूछा गया था। तो देखिए आग में घी डालना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना, ये किसी स्थिति को जो है और बदल कर बनाना या फिर किसी के गुस्से को और बढ़ाना होता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अलग थलग शब्द क्या है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका सार्थक दिया गया था, इसके अलावा निरर्थक दिया गया था, इसके अलावा तत्सम दिया गया था और तद्भव दिया गया था। तो देखिए अलग थलग शब्द की बात कर ले तो ये जो आपका एक निरर्थक शब्द है और निरर्थक शब्द वैसे होते हैं जिनका कोई अर्थ जो वो नहीं निकलता है। तो निरर्थक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। तो ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होगा ना, इसे जो आपका अजर जो वो कहा जाता है।
तो अजर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि मुख्य शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए मुख्य शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका गौण होता है, तो गौण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किसी ने बताया कि मुख्य का पूछा गया था और किसी ने बताया कि मुख्य का पूछा गया था। तो देखिए अगर मुख्य का पूछा गया होगा तो गौण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर मुख्य का पूछा गया होगा तो देखिए मुख्य शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका विमुख होता है। तो इन दोनों में से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उल्लास शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए उल्लास शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका विषाद होता है, उदासी होता है या फिर दुख होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कपट शब्द का विलोम शब्द आया था। तो देखिए कपट शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका निष्कपट होता है, तो निष्कपट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्वार्थ शब्द का विलोम शब्द जो वो पूछा गया था। तो देखिए स्वार्थ शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका निस्वार्थ या फिर परमार्थ होता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मालिक अपने मजदूरों से काम करवाता है। ये जो आपका कौन सा वाक्य क्रिया कौन सा क्रिया है, उदाहरण है। तो देखिए मालिक अपने मजदूरों से काम करवाता है, इस वाक्य में जो है ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि इसमें आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि वह बच्चे खेल रहे हैं, ये जो आपका शुद्ध वाक्य है, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वह शब्द जो एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध को सबसे अच्छा वर्णन करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए इसका जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा ना, ये आपका सहजीवन होगा, तो सहजीवन आपका करेक्ट आंसर होगा। और 5 जो आपके टेलीविजन से जो आपके पैराग्राफ भी जो वो पूछे गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टोटल आपके हिंदी के भी लगभग जो है आपके 15 प्रश्न जो है इस वीडियो में जो है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन की बात कर ले तो देखिए मैथ्स में एक आपका प्रश्न यहाँ पर आया था, देखने को मिला था कि x ऑफ 40% इक्वल टू 60, तो क्या होगा। तो देखिए x ऑफ 40% आपका क्या हो जाएगा, तो x ऑफ मतलब आपका इंटू हो गया। ठीक है, मैं आपको सॉरी यहाँ पे अच्छे से लिख के बता देता हूँ। x इंटू 40 का जो है आपका क्या है, तो 60% है, तो 40 हमारा 40% क्या होगा, तो 40/100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो 40 इक्वल यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका 600 हो जाएगा। तो इधर जब इसको हम ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा 40। तो फिर से मैं लिख देता हूँ, तो x इक्वल टू क्या होगा, 600/40। ठीक है, उसके बाद आपका यह कट जाएगा 4, और जब आप इसे करोगे तो कितना आएगा, तो 150। आपका इस प्रकार से x इक्वल टू आपका कितना आएगा, तो 150 आ जाएगा। सॉरी 60 को जब 100 से ही गुना करोगे तो 6000 आएगा ना। हाँ 6040 आपका, तो ये 1 से 1 कट गया तो 15, 150 आपका आएगा ना। हाँ तभी तो 150 आ रहा था ना। तो ऑप्शन में आपका 150 दिया गया था, यहाँ 1500 नहीं 150 दिया गया था, तो 150 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा रीजनिंग में आपके 2 क्वेश्चन जो आपके सीटिंग अरेंजमेंट से भी जो आज देखने को मिले थे। इसके अलावा मैथ्स में आपका एक था कि 13 and 0.53 का तृतीयक अनुपात जो ये क्या होगा, और ये जो आपका परसेंटेज में जो ये आपका दिया गया था, यानी तृतीयक अनुपात से भी जो है आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा 68 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 153 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत जो इसमें जो आपका पूछा गया था। इसके अलावा 23, 18, 36 और 8 का जो है ये आपका एलसीएम जो वो पूछा गया था, जो कि इनको नंबर जो वो मालूम नहीं था। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह ऑथेंटिक और रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स था कि सर आप 14, 15, 16 को एनालिसिस क्यों नहीं करवाएं। तो देखिए जब एग्ज़ाम होगा ही नहीं तो मैं एनालिसिस क्या करवाऊंगा, एग्ज़ाम होगा तभी तो एनालिसिस करवाऊंगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।